Hello children, I hope you all are good. Today we are going to start up with the first chapter of SST that comes under the category of history. The name of the chapter is Medieval Period, Where, When and How. So in this chapter basically we are going to study about the different resources of the different period of the history and what the other changes have been done. So basically this chapter is the short brief description about the other chapters included in this book. So let's start the chapter with the history. You know beta, history means the study of the changes, the study of the past, the study of the other advances that take place in political, social, economic, culture, religious, टेक्नोलॉजिकल एंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ. तो हम हिस्ट्री का मतलब ही यही समझते हैं कि जो भी पास्ट में अलग अलग फील्ड में हैपन हुआ है उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना और उससे बहुत कुछ सीखना. सो टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड द डिफरेंट इवेंट्स वी हैव कैटेगराइज द हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड. नंबर 1 इज द एंशिएंट पीरियड, number 2 medieval period and the last one is the modern period. So these 3 periods are there और इन तीनों periods में ancient, medieval and modern period हम इन तीनों period में event wise history को study करते हैं. See beta, it is not possible to give us certain data from when the medieval period has been started. क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस डेट से या पर्टिकुलर इसी टाइम से मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ होगा या एंशिएंट पीरियड स्टार्ट हुआ होगा या मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ होगा. हम पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकते, बट येस विद द डिफरेंट इवेंट्स हैपन्ड इन द हिस्ट्री उसके अकॉर्डिंग हमने जो चेंजेस आए हमने ये पीरियड डिवाइड किए थे. बिकॉज लाइफ प्रोसीड्स ऑन अ वाइडर पैनोरामा इन विच डिफरेंट एस्पेक्ट्स अनफोल्ड टुगेदर. है ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैपन होती रहती हैं और हर इवेंट्स को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करना पड़ता है. सो दैट्स वाई दिस पीरियड इज एज्यूम टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 8th century AD टू द 18th century AD. इसका मतलब ये आप क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़कर आए थे, अब आप क्लास 7th में जो पढ़ रहे हो दैट इज़ द टाइम पीरियड. अगर मैं इसको टाइम लाइन में दिखाऊं सो 0 आपका स्टार्ट होता है काउंटिंग में, ठीक है, एंड आफ्टर द ज़ीरो मीन्स आप AD में हैं 8th century से. अगर मैं इसे स्टार्ट करती हूँ और 8 से ले जाकर मैं इसको 18th century तक ले जाती हूँ, ठीक है. सो 8 to 18th century AD वाला जो टाइम पीरियड है दैट टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज द मेडिवल पीरियड. और ये जो पीरियड है इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए क्योंकि आफ्टर 18th century ना बेटा ब्रिटिशर्स आ गए थे, बहुत सारी अलग चीज़ें हैपन होने लग गई थी, तो इसलिए हमने उसे मॉडर्न पीरियड का नाम देना शुरू कर दिया था. सम हिस्टोरियंस आर प्रोन टू कॉल मेडिवल पीरियड एज द मुस्लिम पीरियड ऑल्सो. क्यों कहते हैं मुस्लिम पीरियड? देखो, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को धर्म के नाम पे बांटना इट इज़ नॉट करेक्ट, बट येस उनको ये लगता है कि उस टाइम पे मुस्लिम इन्वेजन्स ज़्यादा हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे ज़्यादा पड़ा है, दैट्स वाई दे कॉल्ड इट एज अ मुस्लिम पीरियड. बट बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेडिवल पीरियड. If you remember, after the Harshvardhana was a great emperor, ruler of India. 647 AD में जब उनकी डेथ हुई थी, so India was fragmented into the small pieces. Means many rulers emerged. क्योंकि हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़ा राज्य जो है इस्टेब्लिश किया था बेटा, और उनकी डेथ के बाद कोई ऐसा एफिशिएंट और एबल रूलर नहीं आया जो कंसोलिडेट कर पाए पावर को, जो इतने बड़े एम्पायर को चला पाए. तो क्या हुआ, छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं इमर्ज होने लग गए, और छोटे छोटे किंगडम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब दे फाउट विद ईच अदर. नाउ द यूनिटी डिसबैलेंस हो गई, तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? बाहर से इन्वेडर. सो बेटा मुस्लिम इन्वेडर्स को ये लगा कि नाउ दे गॉट द एडवांटेज, दे गॉट द वे टू एंटर द इंडिया, क्योंकि कोई भी एबल एफिशिएंट रूलर तो है नहीं.
आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी है नहीं, तो हमें अब इन्वेड करना चाहिए इंडिया को. सो वी कैन से देयर इन्वेशन स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 8th century AD. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, medieval period started from about 8th century AD and this period of upheaval continued until about the 18th century. कुछ ना कुछ लगा रहा, कभी कोई इन्वेड कर रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, और कुछ ना कुछ इसमें छोटे छोटे रिबेल्स भी होते रहे टिल 18th century. और 18th century के बाद क्या हुआ, उस समय ब्रिटिशर्स का आगमन हो गया था. ब्रिटिशर्स केम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया. So this period saw a mark of Hindu and Muslim powers, sometimes struggling and sometimes cooperating with each other, and it was thus that the history of medieval period took shape. So आपको ये remember करना है कि after the Harshvardhana death, medieval period had been started. Now moving to the extent of territory. आप एंशियन पीरियड की बात करें ना बेटा, सो जो इंडिया है उसको एक ब्रॉडर मीनिंग में लिया जाता था. इफ़ यू रिमेंबर द मौर्यन एम्पायर, कितना बड़ा एम्पायर था, कितनी बड़ी बाउंड्री थी उस समय इंडिया की. गुप्ता पीरियड को देखो आप, तो भाई इतना बड़ा पॉलिटिकल टेरिटरीज, इतनी बड़ी पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी. मीन्स आप ये देखो कि आज का जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है, म्यांमार है, ये सब भी इनके पार्ट होते थे. देन अपार्ट फ्रॉम वेस्ट में देखो जो पाकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एक्सेट्रा, दीज ऑल कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ दोज ग्रेट एम्पायर ऑफ द मौर्य और गुप्तास पीरियड. एज द किंग कंटिन्यू टू स्ट्रगल ना, पॉलिटिकल बाउंड्री केप्ट चेंजिंग, क्योंकि क्या होता था, राजा एक्सपेंड करता था अपनी टेरिटरी को, लड़ाई करता था, बैटल करता था, वॉर करता था और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश करता था. तो कई बार उनकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी. तो अगर हम देखें, द आइडिया ऑफ इंडिया रिमेन्ड एंड द होल लैंड वॉज नोन एज भारतवर्ष एट दैट टाइम. उस समय में इंडिया नहीं कहा जाता था, इसे भारतवर्ष या आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़े होते थे बेटा. और मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, मैनी अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैपन इन विच नाउ आउट ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियाज बाउंड्रीज came into the existence. अब क्या हुआ, मेडिवल पीरियड में यू कैन सी धीरे धीरे फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया था. नाउ इन दिस बुक and in this chapter we are going to study about basically this India which we can see today. Though we cannot say कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो है ये बना था डिवीजन में, लेकिन बहुत सारे जो स्टेट अब आप देखोगे ना, दैट इज़ at that time also present. Now what happened in the medieval period, the era of changing the names has been started. With a blend of culture and people, many aspects of life has been changed. हमारी लैंग्वेज चेंज होती है, हमारी कल्चर एक दूसरे से चेंज होते हैं. सो उस समय क्या हुआ, many of old names have changed over the time. For example, जो महाजनपद छेदी था ना, जो आपने एंशियंट इंडिया में पढ़ा था, महाजनपद छेदी इज द ओल्ड नेम फॉर बुंदेलखंड. जो यूपी में बुंदेलखंड है ना अभी, उसका पुराना नाम था छेदी. इसका मतलब क्या हो रहा है ना, अब ना जो नाम है वो चेंज किए जा रहे हैं. सेम एज गांधार. गांधार जो है किसका नाम रहा होगा, अफगानिस्तान का. जो आपका मॉडर्न डे अफगानिस्तान है, ओल्ड नेम उसका था गांधार. The process of changing name has been continued with the passage of time. Medieval period में when the Muslim invaders came, they also started to change the name to show their presence in the towns in the particular religion. For example, उन्होंने क्या किया, जब मुस्लिम इन्वेडर इंडिया आए तो पता चलना चाहिए ना कि भाई अब मुस्लिम शासक आ चुके हैं यहाँ पर, तो उन्होंने भी नेम अपने अकॉर्डिंग चेंज किए. प्रयागराज जो पहले का नाम था ना, प्रयागराज, उन्होंने उसको चेंज करके रख दिया इलाहाबाद. फिर उन्होंने अयोध्या का नाम चेंज करके क्या रखा, फैज़ाबाद. इस तरीके से उन्होंने भी बहुत सारे शहरों के नाम को चेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस, देयर प्रेजेंस, ताकि लोगों को ये फील हो कि अब ये शासक जो हैं इंडिया में आ चुके हैं.
ताकि लोगों के दिमाग से ये जो पुरानी मेमोरी है ना, पुराने नाम, ये सब जो है विद द पासेज ऑफ टाइम खत्म हो जाए, इरेज हो जाए. As population increased during the medieval period, new towns and the new other cities were also established, and these were named by the ruler as per their own wish. अब जब नए नए शहर डेवलप होने शुरू हो गए, भाई जो इतना बड़ा शहंशाह है, बादशाह है, वो भी चाहेगा ना कि मेरे नाम पे भी कोई शहर बस जाए, तो उसकी विश के अकॉर्डिंग जो है नेम चेंज होने लगे या नेम को रखा जाने लग गया. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो दिल्ली वॉज नोन एज शाहजहानाबाद, और शाहजहानाबाद किसके नाम पे रखा गया था? मुगल एम्परर शाहजहां के नाम पर दिल्ली का नाम शाहजहां रखा गया था. Then in the ancient period our country was called Bharat, Bharatvarsha, Jambudweep, the different name. But medieval period आते ही इसके भी नए नए नेम स्टार्ट हो गए. हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद, इस तरीके के नाम मेडिवियल पीरियड में भारत के लिए यूज होने लगे. सो दिस एरिया वॉज समटाइम थॉट टू बी लोकेटेड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर. ऐसा सोचा जाता था कि इन्होंने नाम इसलिए दिए होंगे गंगा और यमुना रिवर के बीच का जो एरिया डैट इज हिंद और हिंदुस्तान. एट प्रेजेंट द नेम भारत एंड इंडिया सिग्निफाई द पॉलिटिकल यूनिट ऑफ आवर कंट्री. आज हम क्या कहते हैं? हम इंडियंस हैं, इंडिया नाम बोलते हैं या भारत बोलते हैं टू शो दैट दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया. अब बात करते हैं हम जब मेडिवियल इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं या मेडिवियल टाइम पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं, सो व्हाट आर आवर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है? बिकॉज सी वी शुड हैव सम और अदर टाइप्स ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ऐसे ही तो नहीं हवा में हम कोई बात कर सकते ना. So we have classified different source of information into two parts. One is archaeological sources and another is literary sources. तो दो sources होते हैं बेटा, दो type के sources. So बेटा you have to remember that we are having two types of source of information. और ये आपके एग्जाम में भी आता है 1 मार्कर में, तो आपको remember होना चाहिए archaeological sources and literary sources. And you can see the example of these resources in these pictures. Now in ancient India what we need to rely more on archaeological sources. क्योंकि देखो BC वाला जो टाइम पीरियड था, 0 से पहले का टाइम पीरियड ना, इतना ज़्यादा लिटरेरी वर्क रिटर्न में नहीं था, रिटर्न फॉर्म में हमें नहीं मिला. ओरल ट्रेडिशन होते थे, वो अपनी इंफॉर्मेशन को माउथ टू माउथ पास करते थे, यानी बोलकर पास करते थे. सो अगर हमें एंशियंट टाइम पीरियड का देखना पड़े ना कि क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हम एक्सकेवेट करते हैं, डिग आउट करते हैं, खुदाई में जो हमें रिमेन्स मिलते हैं, रुइंस मिलते हैं, उन्हें कहते हैं. मेडिवियल पीरियड में क्या हुआ? पेपर आ गया, पेपर बहुत सारा अवेलेबल था, विच मेड द राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट ईजियर. नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? पेपर आने से मैन्यूस्क्रिप्ट बढ़ने लग गई. मैन्यूस्क्रिप्ट होती है बेटा हैंड रिटन बुक. जो बुक्स हाथ से लिखी जाती हैं ना, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. क्योंकि उस समय प्रिंटिंग तो आई नहीं थी, प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, वो तो 1430s के बाद जॉन गुटनबर्ग ने किया था जर्मनी में, बट हम तो अभी यहीं पे हैं. तो क्या हुआ, पेपर के आने से मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बहुत तेज़ी से लिखी जाने लगी. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड नंबर ऑफ बुक्स वर रिटन एज वेल एज कॉपीड विच हैव प्रोवाइडेड मच इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड. सो पहले स्टार्ट करते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में. दीज सोर्सेज इंक्लूड बिल्डिंग्स हैं आपके, पेंटिंग्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एक्सेट्रा. लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस मेडिवियल पीरियड. अब इस पीरियड में इन्होंने इतने सारा कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, तो उसके जो रिमेन्स मिलते हैं, वो जो बिल्डिंग, वो मॉन्यूमेंट्स जो हमें मिलते हैं, दे रिवील द इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल विक्ट्री टावर एट चित्तौड़गढ़, आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई किसने बनवाया, कैसे बनवाया, क्या मटेरियल यूज़ हुआ. कुतुब मीनार देखो दिल्ली में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. देन फोर्ट सच एज चित्तौड़गढ़ का किला देखो, आगरा किला देखो आप, टेम्पल्स लाइक जावरी टेम्पल देखो खजुराहो, एंड जगदीश टेम्पल एट उदयपुर. So there are many buildings and many monuments which reveal the information of this period.
Then the inscription on these building, they also helped us to assert the history. क्योंकि inscription क्या होता है? Engraved writing, whatever we have engraved. तो जो inscription मिले हैं हमें, वो भी हमें information दे रहे हैं. Similarly, inscription on coins, copper plates हो गया, rock हो गया, pillar हो गया, they are also important source to know about historical development during this period. Now, after the archaeological sources, we are having the literary sources also, and different literary sources are available for the medieval period. Biographies हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, क्रॉनिकल्स हैं, लेटर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, पोइट्रीज हैं, ट्रेवलॉजेस एंड अदर वर्क्स ऑल्सो. सी बेटा, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी यू नो, बट क्रॉनिकल मीन्स व्हेन द बुक इज रिटन इन द सीरियल ऑर्डर. सी, बहुत सारे इवेंट्स हो गए, लेकिन अगर हम उसके विद द हैपनिंग ईयर से लिखना स्टार्ट करें, जैसे 1857 की क्रांति हुई, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, सो सीरियल वाइज जब हम लिखते हैं ना टाइमलाइन में, दैट इज़ नोन एज क्रॉनिकल्स. तो इस तरीके के लिटरेरी सोर्स भी अवेलेबल हैं. द रिटन वर्क्स आर द बेटर सोर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री, एंड देयर आर चांसेस दैट देयर आर एरर्स इन द रिटन वर्क ऑल्सो. क्योंकि पेपर तो अवेलेबल था लेकिन प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, रिटन वर्क होता था. तो लेट्स से कि मैंने एक किताब लिखी, ठीक है, अब उसकी कॉपीज़ बनानी है, तो मैं स्क्राइब्स को हायर करूँगी. स्क्राइब्स कौन होते हैं? जो बुक को लिखते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है. उस समय हाथ से लिखा जाता था. अब मैंने स्क्राइब्स हायर किए, तो वो स्क्राइब मेरी बुक को कॉपी करेंगे. हो सकता है उन्हें कोई राइटिंग मेरी समझ ना हो, कोई लेटर उन्हें समझ नहीं आया हो, और उन्होंने मेरे से पूछने की बजाय जो समझ में आया वैसे कॉपी कर दिया. तो कई बार कॉपी करने में टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता था. एंड मोर ओवर, लिखना इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग डिफ़िकल्ट टास्क और एक्सपेंसिव भी पड़ता था. तो इसलिए उस समय नंबर ऑफ कॉपीज़ निकालना बहुत मुश्किल होता था. सो दिस कॉजेज लॉट्स ऑफ टेंशन ऑल्सो वाइल टेकिंग दीज रिटन वर्क. अटमोस्ट केयर हैज़ टू बी एक्सरसाइज. पहले ही स्क्राइब्स को बता दिया जाता था कि बहुत ध्यान से आप पेस्ट कॉपी करें, यानी कि अच्छे से कॉपी करें, जो ना समझ में आए पूछें. लेकिन फिर भी होता था, अब उसने जिस राइटिंग में लिखा है हो सकता है आपको पढ़ने में ना समझ में आए वो राइटिंग, तो प्रॉब्लम तो मैन्यूस्क्रिप्ट में होती ही थी. अब बात करते हैं हम बायोग्राफीज़ की. बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी अगर हम देखें तो हमारे पास फेमस बुक है चंद्रबरदाई की, पृथ्वीराज रासो. पृथ्वीराज रासो में उन्होंने पूरा पृथ्वीराज चौहान जो थे ना हमारे ग्रेट रूलर, उनके एडवेंचर के बारे में बताया. कैसे उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई लड़ी. बड़े अच्छे से चंद्रबरदाई ने अंतिम समय की भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात लिखे हैं इसमें, जिससे पृथ्वीराज की जो है ना कहते हैं बहादुरी सामने आती है. देन बाबरनामा, इट वॉज रिटन बाय द बाबर, मुगल एम्परर थे. अबाउट हिज टाइम एंड हिज रूल ही हैज़ रिटन. देन गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा, और वो हुमायूं की लाइफ पे थी. देन अकबर नामा जो है अबुल फजल ने लिखी थी, और इसमें उन्होंने अकबर की लाइफ को डिस्क्राइब किया था. आफ्टर बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज वी आर हैविंग द क्रॉनिकल्स ऑल्सो. This describe one or more ruler and important events that occur during their rule, and that too in the chronological order or serial wise. अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रॉनिकल्स उस समय के रहे वो अमीर खुसरो ने लिखा था तुगलकनामा. इसमें उन्होंने तुगलक्स के रूल के बारे में बताया था. अपार्ट फ्रॉम डैट आपका आता है तारीख़ फ़रिश्ता. ये फरिश्ता ने लिखी थी. इट डील्स विद द रूलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अंटिल द 17th सेंचुरी. तो यहाँ पे उन्होंने पूरा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया था अबाउट द रूलर्स एंड हाउ द परसिक्यूशन ऑफ द हिंदू ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिकंदर एंड अदर इन कश्मीर. तो इस तरीके से उन्होंने पूरा इसमें बताया था. देन वी आर हैविंग द वंडरफुल क्रॉनिकल रिटन बाय कल्हाना. इट वॉज रिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. कल्हाना ने लिखा बेटा क्रॉनिकल राजतरंगिणी. मोस्ट फेमस क्रॉनिकल है पूरी. अगर आपको कश्मीर की हिस्ट्री जाननी है तो आप इसे पढ़ सकते हो. अच्छा, आफ्टर क्रॉनिकल्स वी आर हैविंग द अदर लिटरेरी सोर्स, दैट इज द ट्रेवलॉजेस.
ट्रेवलॉजिस्ट क्या होता है, जब ट्रैवलर्स जो हैं विजिटर आते हैं दूसरी जगह पे घूमते हैं और उस जगह के बारे में जब वो अपना अकाउंट्स लिखते हैं या अपनी बुक लिखते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रैवलॉजिस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रैवलिंग उस समय करना, इट वॉज द एडवेंचर। भाई एडवेंचर से कम तो होता नहीं था, क्योंकि प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी वो ट्रैवल करते थे, विजिट करते थे टू नो अबाउट दैट लैंड। So many of the travelers wrote down their experiences in the form of travelogues, and they have described the India beautifully and in the different ways. Some of well-known travelers were Al-Biruni, Ibn Battuta, Marco Polo and Niccolo. These were the travelers from the different countries and traveled India to know about the land and the culture. Now we will discuss about know it. Some facts are given here. Amir Khusro, he has written about India. What he has written? He has also mentioned different languages which were spoken in different part of the country at that time. He has written Sindhi, Lahori, Kashmiri, Dwarsmukhi, Telangani, Gujri, Malbari, Gauri, Awadhi and Hindvi. The different languages were spoken at that time in India. सोचो कितनी सारी भाषाएं इंडिया में प्रिवेलिंग थी. Then Babar has also described India in बाबरनामा, और अपने एक एक्सट्रैक्ट में उन्होंने लिखा था, it is an excellent country, quite a different world as compared with the other countries. उन्होंने लिखा कि भाई इंडिया वर्ल्ड की अदर कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है. Its hills, its rivers, forests, plains, animal, plants, inhabitants and even the languages all are different. मतलब बाबर तो इतना ज़्यादा खुश हुए थे इंडिया को देख के, कहते हैं कि उन्होंने कहा ये तो ग्रीन प्रदेश है पूरा, हिंदुस्तान यानी हरा भरा स्थान. देन आफ्टर दैट मार्को पोलो सा अ कोकोनट ट्री. उनका भी इंसिडेंस बड़ा अच्छा रहा. जब उन्होंने पहली बार कोकोनट ट्री देखा ना, तो भाई वो हैरान हो गए कि ये क्या है, और उन्होंने लिखा इट इज़ एज टॉल एज द टॉल बिल्डिंग. मैंने एक पेड़ देखा जो बड़ी बिल्डिंग की तरह था, विद नो ब्रांचेस. उसकी ब्रांचेस ही नहीं है, क्योंकि कोकोनट ट्री की ब्रांच तो ऊपर होती हैं छोटी छोटी, एंड लीव्स जो हैं वो टॉप पे हैं. अब उसे लीव्स गिनो या ब्रांच गिनो, बट हैविंग फ्रूट एज लार्ज एज द ह्यूमन हेड. तो वो ना उसको देख के बड़े फैसिनेटेड हुए कोकोनट ट्री को देख के. तो इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी बुक में दी है. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लेट्स डू द क्विक रिवीजन. What we have discussed, history signifies the changes taking place in the different aspects of the life. Then we have divided history into three periods: ancient, medieval and modern. After that, we have discussed that in medieval period, India comprised a vast area extending from Afghanistan in the west to the Myanmar in the east. Then we have discussed many old places were renamed during this period and many new towns and cities were also established. Two main sources of information is the archaeological and literary sources. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आते हैं बेटा? इंस्क्रिप्शंस, बिल्डिंग, कॉइन्स, रॉक पिलर्स एक्सेट्रा. और लिटरेरी सोर्सेज में हमारे आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बुक रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, चाहे वो बायोग्राफीज हों, ऑटोबायोग्राफीज हों, क्रॉनिकल्स और द ट्रैवलॉजिस. सो आई होप you understand each and every concept. Please do the exercise carefully.